चलिए देखा जाए प्रिंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड का लास्ट हम लोग आज सेशन खत्म करेंगे पार्ट 10 के साथ। चैप्टर खत्म हो जाएगा और लास्ट जो क्लासेस है उसमें हम लोग दो टॉपिक टच करने जा रहे हैं, प्रिंट कल्चर एंड पुअर पीपल। हालांकि ये मैंने पिछले जो वीडियो डाला हुआ है उसी में ये आ गया है, इसको पढ़ा देते हैं, आज समझा देते हैं आप लोग को। प्रिंट एंड सेंसरशिप, प्रिंट एंड पुअर पीपल तो कभी मैंने इस पर इंट्रोडक्शन दिया था। प्रिंट एंड सेंसरशिप का मतलब हुआ, सेंसरशिप का मतलब हुआ प्रिंट और प्रतिबंध। मतलब प्रिंट पे पाबंदी लगा दी गई। क्या कारण हो सकता है पाबंदी लगाने का? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जेम्स ऑगस्टिन की, याद आ रहा है ना? तो जेम्स ऑगस्टिन ने जब बंगाल गजट लिखा तो वही वो दौर हुआ, प्रारंभ हो गया जब क्रिटिसाइज करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश अधिकारियों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, मतलब आलोचना करना शुरू कर दिया। जैसे ही आलोचना करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ journals are printed, there are different type of a newspaper, magazines are printed by the Indians। तो उसमें क्या किया जाने लगा? कॉलोनियल रूल का बड़े पैमाने पर विरोध किया जाने लगा। अब तक विरोध किया जा रहा था मौखिक था, वो रिसेबल नहीं था, लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन अब जो क्रिटिसाइज किया गया, लिखित रूप में किया गया, जर्नल्स के माध्यम से किया गया, न्यूज़पेपर के माध्यम से किया गया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किया गया। सो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन इंटरेक्ट or can widely read, है ना, their different type of opinion related to the British colonial law or their governance। उनके गवर्नेंस के आधार पर, उनके कानून बनाने के आधार पर अब हर किसी के पास ये पहुंच में था। तो लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते थे कि गवर्नमेंट का जो रूल है, कानून है, वो हम भारतीयों के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इस तरीके से जब विरोध होना शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब क्या हो गया? प्रतिबंध लगाना। प्रिंट पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये हम लोग का, देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि वेरी चीप ए स्मॉल बुक्स वेयर ब्रॉट टू मार्केट इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में सस्ती सस्ती जो किताबें हैं वो बाजार में आना शुरू हो गई। खास करके कहां पर? ब्रॉट टू in the market 19th century Madras town and sold it a crossroad। crossroad मतलब समझते हैं? रोड के किनारे, जो पटना में जाएंगे तो रोड के किनारे जैसे सब्जी वगैरह लोग लगा करके बेचते हैं, उस तरीके से स्ट्रीट फूड रोड्स वगैरह पर क्या की जा रही थी? मद्रास में किताबों को क्या किया जा रहा था? बेचा जा रहा था। allowing poor people traveling to market to buy them। और इसमें आदेश था कि जो गरीब लोग हैं, जो बाजार जाते हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, वो भी क्या कर सकते हैं? इस तरह की किताबों को खरीद सकते हैं। allowing poor people traveling to market to buy them, public libraries were set up from the earlier 20th century। किताब का तो भरमार हो ही गया, किताब यहाँ तक कि रोड पर आ गई। आप सीधे सीधे शब्दों में समझो तो क्या हो गया भाई? किताब रोडों पर मिलने लगी। और उसी समय क्या हुआ? एक और उपलब्धि हुई कि लाइब्रेरीज खोल दिए गए। लाइब्रेरीज के बाद पुस्तकालय भी क्या किए गए? स्थापित किए जाने लगे। लाइब्रेरीज वर सेट अप टू द अर्ली 20th सेंचुरी एक्सपेंडिंग द एक्सेस ऑफ बुक। और अब किताबों की कोई सीमा नहीं थी। किताब हर जगह, जिस रूप में जैसा किताब ढूंढना चाहते हैं, द विशेष व्हाट टाइप ऑफ यू हैव विशेष टू बुक यू विल परचेज फ्रॉम द मार्केट। आपको जिस तरह की किताब चाहिए, बाजार बड़ा पटा हुआ है, आप उस तरह की किताबों को खरीद सकते हैं। These libraries were located mostly in the cities and the town। अब ये जो पुस्तकालय वगैरह की स्थापना की गई, ये शहरों और सिटीज और टाउन में थे। आसानी से those who are interested to read, ठीक है, they can visit to the library, they can attempt a different type of books whatever they want। जिस तरह का वो किताब चाहते हैं उस तरह की किताबों को क्या कर सकते हैं? टाउन और सिटीज के लाइब्रेरी से उपलब्ध करा सकते हैं। And at time in a
प्रोसियस विलेज फॉर अ रिच लोकल patrons, setting up a library was a way of acquiring prestige. अब क्या किया गया, टाउन और सिटीज में तो पुस्तकालय की स्थापना की गई, गांवों में भी जो प्रेस्टिजियस लोग थे, मतलब सम्मानित जो लोग थे, वो अपने नाम से लाइब्रेरी खोलवाना शुरू कर दिया। उस समय लाइब्रेरी अपने नाम से खुलवाने का मतलब था कि अपनी उपलब्धि, अपने अपने आप को बहुत ज्यादा क्या करना, प्रेस्टीज मानना, सम्मानित मानना, अपने नाम से क्या किया जा रहा था, लाइब्रेरी खुलवाया जा रहा था। तो ये लाइब्रेरी खोलने की प्रक्रिया जो है टाउन में, सिटीज में रिच प्रोस्परस जो पीजेंट्स थे वो अब लोग अपने नाम से भी क्या करने लगे, लाइब्रेरी खुलवाने लगे, जिससे गांव देहात के भी लोगों को पढ़ने का अच्छा खासा माहौल उपलब्ध हो गया। फ्रॉम द लेट 19th century, issues of the caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. अब कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के लास्ट तक जो जातिगत व्यवस्थाएं थी, जो जातिगत भेदभाव थे, इन जात आधारित किताबों को भी क्या किया गया, छापना शुरू किया गया, जिससे लोगों के बारे में, लोगों के जातिगत विभिन्नताओं के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होना शुरू हो गया। ज्योतिबा फुले, the Maratha pioneer of the low caste protested movement, write about the injustice of the caste system in गुलामगिरी 1871। यहां पर मैं लिख देता हूं गुलामगिरी, गुलामगिरी कब हुआ, 1871। किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1871 में जातिगत व्यवस्थाओं से संबंधित एक किताब लिखी गई, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है ना, जिसको किस नाम से जाना गया भाई, गुलामगिरी के नाम से जाना गया। इन द 20th century, B.R. Ambedkar in महाराष्ट्र, एंड E.V. रामास्वामी नायकर इन मद्रास। इसके बाद B.R. अम्बेडकर ने, ये तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया, इसके बाद B.R. अम्बेडकर और ये B.R. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर के भी द्वारा किताब लिखी गई। अलग अलग तरह की किताबें क्या की जा रही थी, लिखी जा रही थी, और ये सारे किताब किस पर आधारित थे, कास्ट बेस्ड, कास्ट बेस्ड पर आधारित थे, जातिगत विभिन्नताओं पर क्या थी, ये सारी किताबें लिखी जा रही थी। पेरियार, आपको से पूछा जाएगा कि पेरियार किसको बोला जाता था, पेरियार रामास्वामी नायकर किसको बोला जाता था, किसको बोलेंगे, E.V. रामास्वामी नायकर को पेरियार के भी नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे, E.V. रामास्वामी नायकर इन मद्रास, ब्रिटेन नोन एज पेरियार, ठीक है, याद रखेंगे। E.V. रामास्वामी नायकर को E.V. रामास्वामी नायकर को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से, पेरियार के भी नाम से जाना जाता था, ये याद रखेंगे। हाँ, तो वो तो अलग है, ठीक है। E.V. रामास्वामी नायकर का उपनाम क्या था, पेरियार रामास्वामी नायकर के भी नाम से जाना जाता है। Wrote a powerful on the caste and their writings were read by the people all over the India। अब इनके द्वारा जो भी कास्ट बेस्ड किताबें लिखी गई, वो पूरे भारत में लोगों के द्वारा क्या की जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, जिसमें से मुख्य राइटर का क्या नाम है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया, 1871 में, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा भी लिखा गया, और E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा भी कास्ट बेस्ड किताबें लिखी गई, जिनकी लिखी हुई किताबों को पूरे भारत में बड़े स्तर पर पढ़ा जा रहा था। लोकल protest movement and essays also created a lot of the popular journals and tracts criticizing ancient scripts and evolving a new and just future। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी किताबें लिखी जा रही थी, जो एंशियंट, प्राचीनतम और आधुनिकीकरण के मिलाकर के समन्वय को देखते हुए क्या की जा रही थी, लिखी
जा रही थी, जो लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट हो रहे थे। अब ये हो गया हम लोगों के बारे में, राइटर्स के बारे में, ठीक है। पूरे लोगों तक ये पहुंच पाती थी। मद्रास में हम लोगों ने देखा कि रोड स्ट्रीट पर भी किताबें क्या हो रही हैं, बेची जा रही है। अब हम लोगों को पढ़ना वर्कर्स के बारे में। वर्कर्स इन द फैक्ट्री वेयर टू overworked and lacked the education to write much about their experiences. अब भाई फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग थे, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को क्या करने लगे, लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। बट काशी बाबा, कानपुर मिल वर्कर, नोट रखेंगे इसको, काशी बाबा मिल के वर्कर थे, कहा के कानपुर मिल वर्कर थे। उन्होंने एक किताब लिखा है, पब्लिश छोटे और बड़ों का सवाल, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या नाम है इनका, काशी बाबा, काशी बाबा। इनके द्वारा जो किताब लिखा गया वो छोटे और बड़ों का सवाल। छोटे और बड़ों का सवाल किसके द्वारा लिखा गया, काशी बाबा के द्वारा लिखा गया, ठीक है। जितने भी राइटर्स हैं सबको लिख दे रहे हैं। ये मिल वर्कर थे, कहां के, कानपुर मिल वर्कर थे, उनके द्वारा कौन सा किताब लिखा गया, छोटे और बड़ों का सवाल। ध्यान दे देंगे अभी बहुत बढ़िया रहेगा, फिर समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा। In 1838 to saw the link between caste and caste exploitation. इन्होंने जो किताब लिखा काशी बाबा ने, वो कास्ट और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन पे लिखा। मतलब जाति और जातिगत भेदभाव को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, समाज में किस तरीके से इसको जोड़ करके रखा जाता है, उस पर भी लिखा। द पोएम ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर्स हु रोट अंडर द नेम ऑफ द सुदर्शन चक्र बिटवीन 1935 एंड 1955। इसके बाद एक और किताब लिखी गई 1935 से 1955 में, जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना गया, सुदर्शन चक्र। किसके द्वारा लिखा गया, ये भी वर्कर्स के द्वारा किताबों को लिखा गया था, वर्कर्स के द्वारा किताब लिखी गई। सुदर्शन चक्र were brought together and published in another collection called the सच्ची कहानियां, और इस सबको क्या किया गया, सच्ची कहानियां नाम की एक किताब थी, उसमें शामिल कर दिया गया। By 1830 Bangalore cotton milk workers set up libraries to educate themselves. 1930 में बेंगलोर में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, उन्होंने अपने पढ़ने लिखने के लिए क्या किया, लाइब्रेरीज वगैरह की स्थापना की थी। These were sponsored by the social reformers who trained to eradicate excessive drinking among them. और ये जो किताब लिखी गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो वाइन वगैरह लोग ड्रिंक करते हैं वो शरीर के लिए क्या है, नुकसान देह है, ताकि वर्कर्स के बीच में इस तरह की बातों को पहुंचाया जा सके, उनको अवेयर करने के लिए, ठीक है ना, इस तरह की किताबों को लिखा गया। टू ब्रिंग लिटरेसी एंड मोर, समटाइम्स टू प्रोपगेट द मैसेज ऑफ द नेशनलिज्म। और कभी कभी किताबें ऐसी भी लिखी जा रही थी जिसमें राष्ट्रीयता को विकसित किया जा सके। ये हो गया पुअर एंड प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अगला हम लोग का लास्ट टॉपिक पढ़ना है प्रिंट एंड सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना। देख ले इसको, लास्ट टॉपिक है आपका, तो आपस में डिस्कशन कम कीजिए, देखेंगे तो अच्छा रहेगा। बिफोर 1798, 1798 के पहले, इधर ध्यान देंगे थोड़ा, 1798 के पहले द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट टू कंसर्न विद द सेंसरशिप। मतलब 1798 के पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रिंट को लेकर के इतना ज्यादा सजग नहीं थी, इतना ज्यादा उनके लिए इशू नहीं था, इतना ज्यादा प्रिंट को लेकर के उनके अंदर घबराहट नहीं थी। Strongly, its earlier measures to control a printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of the company's
misrules and headed to the action of the particular company officer. ये किस चीज को लेकर के परेशान थे कि जो किताबें छापी जा रही हैं, जो पत्र पत्रिकाएं छापी जा रही हैं, वो कंपनी के अधिकारी पर छापी जा रही है या कंपनी से संबंधित आलोचनाओं को छापा जा रहा है, उस चीज को लेकर के क्या होते थे, ये परेशान रहते थे. द कंपनी वॉज वरीड दैट, वरीड का मतलब क्या हो जाना, घबरा जाना. द कंपनी वॉज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म माइट टू बी यूज्ड बाय इट क्रिटिसाइज इन इंग्लैंड टू अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया. वो इस बात को लेकर के घबरा रहे थे कि अगर कंपनी अधिकारी के अगेंस्ट में या कंपनी के अगेंस्ट में कुछ इस तरह की बातें छपती हैं जो इंग्लैंड पहुंच जाएगी, तो उस वहां से मैसेज जो आएगा हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा. इसलिए चाहते थे कि प्रिंट पर क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए. जो कंपनी के अधिकारी या कंपनी से रिलेटेड मैटर को छाप रहे हैं उन पर क्या किया जाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए. By the 1820, the Kolkata Supreme Court passed a certain regulation to control press freedom, and the company began encouraging publication of the newspaper that could celebrate British rule. अब क्या हो गया भाई, 1820, याद रखेंगे इसको, 1820. अब इसमें सिंपल से याद करना है, सुप्रीम उस समय जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था वो कलकत्ता हुआ करता था, ठीक है. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, प्रिंट पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी सेंसरशिप लगा दिया. किस तरह का सेंसरशिप था कि आप कंपनी के अधिकारी से संबंधित या कंपनी के ऑफिसर से संबंधित कोई भी आलोचना नहीं लिखेंगे. अगर ऐसा लिखा जाता है तो उस प्रिंट को क्या किया जाएगा, उस पब्लिकेशन को बैन कर दिया जाएगा. ये कब इशू किया गया था, 1820. सुप्रीम कोर्ट बाय ऑफ कलकत्ता क्या किया गया, प्रिंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया. तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास्ट एंड अ सर्टेन रेगुलेशन, मतलब इस तरह का कानून उसने क्या किया, पारित किया, टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, एंड अ कंपनी बिगेन encouraging publication of a newspaper that would celebrate British rule. मतलब इस तरह के पत्र पत्रिकाओं पर पाबंदी लगाया गया जो ब्रिटिश रूल के क्या थे, अगेंस्ट लिखते थे. 1835, यहीं पर लिख देना फिर 1835. 1820 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया. अब 1835 में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और जो प्रिंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था. 1835 में उस प्रतिबंध को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया. इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है. तो अब 1820 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है और 1835 में, ठीक है, एक ब्रिटिश अधिकारी इस प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या करता है, कोर्ट से आर्गुमेंट करता है और इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है. In 1835, faced with the urgent petitions by the editor of the English and the vernacular newspaper, Governor General Banting, क्या है, बैंटिंग, उस समय का गवर्नर जनरल था, हाँ, लॉर्ड विलियम बैंटिंग. इसका पूरा नाम क्या है, लॉर्ड विलियम बैंटिंग. ध्यान से समझेंगे दोनों क्वेश्चन को. 1820 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के द्वारा प्रिंट पर क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है. और 1835 में बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर और बहुत सारे वर्नाकुलर जो लैंग्वेज में पब्लिकेशन थे उसके रिक्वेस्ट पर लॉर्ड विलियम बैंटिंग, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, बैंटिंग आर्ग्यू टू रिवाइज प्रेस लॉ. उसने क्या किया, आर्ग्यू किया रिवाइज करने के लिए. किससे, ये जो 1820 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था उसमें रिवीजन किया जाए, मतलब इसमें संशोधन किया जाए, यानी प्रिंट पर प्रतिबंध जो लगा है उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए. इसके लिए बैंटिंग ने क्या किया, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, प्रस्ताव दिया कि इसको, इस तरह के कानून को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए. Revised law, Thomas Macaulay, a liberal colonial officer, formulated a new law that restored the earlier freedom. और इसके बाद थॉमस मैकुले ने क्या किया भाई, इसने भी रिक्वेस्ट किया कि जो पहले वाला कानून था जहां पर प्रेस की क्या थी, फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, उस फ्रीडम और स्वतंत्रता को पुनः क्या किया जाए, वापस किया जाए. तो तीनों चीजें याद हो गई. 1820 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया. 1835 में उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, बैंटिंग, ठीक है ना,
उसने रिवाइज करने के लिए आदेश दिया और इसके द्वारा मैकेले के द्वारा क्या किया गया, प्रिंट पर पुनः स्वतंत्रता लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। आफ्टर द रिवोल्ट 1857, इसी के बाद रिवोल्ट हुआ कौन सा, 1857। ये तो चर्चित है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर प्रिंट पर प्रतिबंध लगा, फिर रीओपन हुआ, आदेश हुआ, उसके बाद तुरंत क्या हो गया, प्रिंट का इतना प्रभाव हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई, उसमें प्रिंट का भी प्रभाव था। After the revolt of 1857, the attitudes to the freedom of a press changed. फिर से क्या कर दिया गया, 1857 की क्रांति के बाद जो स्वतंत्र को प्रेस को क्या की गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी, उसको फिर से क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। Angered Englishmen demanded a chip down to the native presses. Angered मतलब गुस्साए हुए जो इंग्लिश के अधिकारी थे, स्थानीय प्रेसों पर क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई। As a vernacular newspaper become assertively nationalist, the colonial government began debating a measures of the strength control. और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, क्षेत्रीय भाषाओं में लगातार नेशनलिज्म को लेकर के क्या किया जा रहा था, लिखा जा रहा था बड़े पैमाने पर। इस पर क्या कर दिया गया, हस्तक्षेप लगाने का प्रयास किया गया कि अब स्थानीय भाषाओं में नेशनलिज्म को फैलाने के लिए, राष्ट्रीयता को फैलाने के लिए कोई भी संवाद लिखे नहीं जाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आ रहा है 1878, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1878, इसको हम कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1878 के बाद एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें से क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित जो भी प्रेस थे उस पर पाबंदी लगा दी गई, और उसके लिए एक सेंसरशिप बना दिया गया कि कोई भी आप चीज छापते हैं तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के थ्रू गुजरेगा। अगर उनको लगेगा कि ये सारी चीजें अच्छी हैं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ में नहीं है, तो ही वो चीजें क्या की जाएंगी, छापी जाएंगी। अगर उनके खिलाफ में होगा तो पब्लिकेशन पर ही क्या कर दिया जाएगा, बैन लगा दिया, ताला बंद कर दिया जाएगा। इस नियम को हम 1878 का 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। याद करना बहुत आसान है एकदम, 1820, 1835, 1878 और 1857 सब कुछ लिखा हुआ। 1820 सुप्रीम कोर्ट, 1835 बैंटिंग, 1857 रिवोल्ट हुआ और 1878 ये इंपॉर्टेंट है एकदम सिलसिलेवार तरीके से, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मॉडल ऑन द आयरिश प्रेस लॉ, और ये किसके मॉडल पर लिखा गया, आयरिश प्रेस लॉ के, ठीक है ना। उस समय का एक अधिकारी था आयरिश, उसी ने यह क्या किया था, ओपिनियन दिया था। उसी को ओपिनियन के आधार पर 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया गया, लागू किया गया। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट टू सेंसरशिप रिपोर्ट एंड एडिटोरियल इन द वर्नाकुलर प्रेस। इसमें अधिकारियों को यह अधिकार मिल गया, जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे उसको अधिकार मिल गया कि वो अखबारों पर कड़ी नजर रख सकते हैं। फ्रॉम नाउ द गवर्नमेंट कीप्ड regular track on the vernacular newspaper published in the different provinces. अलग अलग प्रोविंसेस में, प्रांतों में जो भी स्थानीय भाषाओं पर क्या की जा रही थी, किताबों को छापी जा रही थी, पत्र पत्रिकाओं को छापा जा रहा था, उस पर अधिकारी ने नजर रखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। When a report was judged as a serious, the newspaper was warned. अब न्यूज़पेपर या कुछ भी चीज जिसमें ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई भी चीजें लिखी जाएगी, उसको क्या किया जाएगा, सीरियस माना जाएगा और उसको बैन कर दिया जाएगा। एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर, अगर चेतावनी को क्या किया गया, नजरअंदाज किया गया, द प्रेस वाज एबल टू सीज्ड एंड द प्रिंटिंग मशीन कॉन्फिस्केटेड, और प्रिंटिंग प्रेस को क्या कर दिया जाएगा, ताला जड़ दिया जाएगा। डिस्पाइट repressive measures, nationalist newspaper grew in a number in all part of India. इतना शोषण करने के बावजूद भी भारत में पत्र पत्रिकाएं लिखना कम नहीं हुआ, नेशनलिज्म के बारे में लोगों ने लिखना कम नहीं किया, ये बढ़ते ही गया। They reported on the colonial misrules and encouraged nationalist activity. लगातार लोग जो कॉलोनियल मिसरूल्स था उसके बारे में लिखते गए और लगातार राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देते गए। अटेम्प्टिंग टू
थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट। इससे क्या हुआ, किताबों को पढ़ करके बहुत सारा उग्र टाइप का प्रोटेस्ट आंदोलन वगैरह बढ़ना शुरू हो गया। दिस इन टर्न लेड टू रिन्यूड साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड प्रोटेस्ट। इससे क्या हुआ, इसको दबाने के लिए एक नए तरीके से शोषण क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। When Punjab revolutionaries were deported in 1907, Bal Gangadhar Tilak wrote the great sympathy about them in a केसरी। यानी केसरी जो था, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये याद रखेंगे, केसरी किसके द्वारा लिखा गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दिस लेड टू हिज इम्प्रोचमेंट इन 1900, जिसके कारण उनको क्या किया गया, 1908 में इम्प्रोचमेंट किया गया, यानी जेलों में बंद कर दिया गया। प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया। बाल गंगाधर तिलक को जब जेलों में बंद किया गया, उसके विरोध में पूरे भारत में प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया, नेशनलिज्म इन प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, पार्ट 10 में हम क्या करके खत्म कर रहे हैं। इसके बाद से लगातार क्लासेस, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते, लगातार एक एक दो क्लासेस का हर रोज वीडियो भी बनेगा, ऑफलाइन क्लासेस भी चलेगा। ठीक है।